तो इस समय हम लोग रेडी हो अभी के लिए। एक मैंने अलग कॉपी बनाने के लिए बोला, एक अलग जो है डायरी बनाने के लिए बोला है। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और जिस तरह से पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं वो एक अलग ही लेवल पे जा रहा होगा, जहां आप फ्यूचर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में आप पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं। पीवाईक्यू एक्चुअली में जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले मैंने आपसे कराया सिलेबस यूपीएससी और आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है। वो क्या चाहता है, वो क्या पूछना चाहता है, एक एक शब्द जो कि सिलेबस में रखा गया है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर उसकी प्लेसिंग की यहीं पर ये क्यों रखा गया, अगर आप उससे ये क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसके पीछे बहुत बड़ा एक गेम चेंजर इंपॉर्ट होता है, एक ट्रेंड एनालिसिस होता है। पीवाईक्यू आपको माइक्रो लेवल पे एनालिसिस सिखाता है। सो आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन जिसने इतने बड़े लेवल पे हम इसको लेके जा रहे हैं। अगर ये 2 स्टेप आपने पूरे कर लिए तो 12 स्टेप की पूरी जर्नी है यूपीएससी की। अगर 12 स्टेप पूरे हैं तो आप लबासना के गेट पे खड़े हो। तो अगले 10 स्टेप वो तो हम लगातार कर ही रहे हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है न्यूज़पेपर का। सुबह 7 से 8 गुरु शिष्य दोनों लग जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। और 360 मतलब इस तरह से न्यूज़पेपर किसी ने भी मथा नहीं होगा जिस तरह से हम उसको मत देते हैं। इसके बाद आंसर राइटिंग, एसपी सर इसके साथ जुड़ चुके हैं, वेबसाइट पे हमने डाल दिया है। इसके साथ साथ ऑप्शनल मैं आ चुका हूं, उसके साथ एसपी सर है। इसके साथ साथ कुछ बहुत अलग डॉक्यूमेंट, डेली टेस्ट देना, तो ये सब कुछ गुरुकुल के एनवायरमेंट का एक पार्ट है। पीवाईक्यू में जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने एक क्वेश्चन को बेस करके मैंने उसको कितना ज्यादा सेगमेंट कर दिया। अगर जिस वे में मैंने आपको नदियां पढ़ना बताया, रिवर्स, आप चाहे माउंटेन्स, रिवर, फ्लड, कोई भी आप चीज ले लो, यकीन मानो आप कभी भी कोई क्वेश्चन उसके बाहर, मुझे अगर आगे भी जर्नी में दिखाई पड़े तो मुझे बताना, एक सिंगल क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। सो आपको इसी वे में पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि 2 चीज होती है, एक मेरा इंस्टीट्यूट मुझे पढ़ा कैसा रहा है, दूसरा मुझे खुद से नई चीज सीखना आता है कि नहीं आता है। जब आप इस पूरी जर्नी में खुद से नई नई चीजें सीखोगे आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो सकती है। चलें शुरुआत करें हम लोग पीवाईक्यू की। तैयार हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन, एक वर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसडब्ल्यूसी। एसडब्ल्यूसी उठा लिया और एसडब्ल्यूसी के महारथी बनना है, हैंडल विद केयर। अब देखते हैं कि एक एक वर्ड को हम कितना ज्यादा डिसेक्ट करते हैं, कितना ज्यादा हम उसके साथ काम करते हैं। चलो मिलता हूं मैं आप लोगों से, अभी आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो आज क्या फिर से हम क्वेश्चन पे लौट आते हैं। मैप ओपन कर लिया है, मैप ओपन है। फिर से देखो, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हमने रिवर्स में बोला था नदियां बह रही हैं, कहां से बह रही हैं, डायरेक्शन क्या है, इसके किनारे कौन से शहर है, कौन से सांस्कृतिक शहर है। अब 2002 का एक क्वेश्चन आया, ध्यान से देखो। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द, हिंदी में भी है ये, ठीक है, कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। ऐप पे सब कुछ अपलोडेड है, ढेर सारी मार्केट में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आते हैं, बट मेरा ओरिएंटेशन कुछ और है। मेरा ओरिएंटेशन आपको बेसिकली इस पीवाईक्यू में यह कराने का है कि एग्जामिनर सोचता कैसे है। जो आपका टेस्ट ले रहा है, जो संस्था यूपीएससी टेस्ट ले रही है, वो सोचती कैसे है। वो किसी चीज को, वही बुक, सिंपल बुक आपके पास एनसीईआरटी की होती है, लेकिन आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पाते और कोई स्टूडेंट उसके क्वेश्चन कर लेता है। आखिर कैसे ये डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम एक तरफ से शुरू करते हैं। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन 2016 में आया है, मैंने लास्ट टाइम मैप कराया था, नदियों को जोड़ोगे भी, क्वेश्चन आ गया था कि नहीं आया, राइट। अब देखते जाओ क्वेश्चन कैसे होते जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर हम सबसे पहले, हमने वेटलैंड तक कर लिया था। वेटलैंड क्या होते हैं याद रखना, अभी आगे जाओगे जर्नी में तुम्हें वेटलैंड कई बार दिखाई पड़ेंगे, जो जो शब्द हैं वो हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो हमें ना सिर्फ आंसर में नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन को ही डिसेक्ट करना है कि क्वेश्चन की भाषा क्या है, और हमें क्या करना है, इसका एक सुपर फ्लो चार्ट बनाना है, ताकि हम इस पूरी जर्नी में, हम अपने बैच की शुरुआत कर रहे हैं, हम 0 to हीरो में जा रहे हैं, तो हम जब इस पूरी जर्नी में आगे जाएंगे तो इस पूरी जर्नी में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलो अब इसके साथ लगते हैं। सबसे पहले हम नमन करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, और इनके ही कारण से, इनके ही जो है आशीर्वाद से पूरा देश जो है वो एक संविधान के अंतर्गत आगे बढ़ा, ठीक है। इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिससे आज हम, कोई भी अगर हमारे साथ अन्याय होता तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो बाबा साहब को नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और
जैसा इन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जिसने इसका स्वाद चख लिया वो दहाड़ेगा ही। तो शिक्षा जो होती है वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शिक्षा और साक्षरता में अंतर होता है, ठीक है। यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। लिटरेट तो दुनिया में बहुत लोग हैं, डिग्री ले लिया। शिक्षा हमेशा उद्देश्य परक होनी चाहिए, यानी उसका एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस क्या है? मानव के जीवन की उन्नति। बाबा साहब ने यही पूरे जीवन भर किया। अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने पूरे देश के लोगों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट की रचना की जो उनके पूरे जीवन का सार है। और आज जाने कितने हजारों करोड़ों लोगों के लिए वो एक जीवन का आधार है। तो शिक्षा आपको भी जब मिलती है तो आप कोई ना कोई पर्पस ढूंढते हैं। क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए हैं तो आपकी शिक्षा का उद्देश्य तय है। क्योंकि अगर आपके पास पावर होगी और अगर वो पावर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के आती है, सो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट लाइक एटम बॉम्ब एंड नथिंग एल्स। तो आपके पास जब आपकी शिक्षा आपको उद्देश्य यानी मकसद देगी, आपको किसके लिए काम करना है, कितना काम करना है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल जो है देश के निर्माण में एक जो है सक्षम भूमिका निभा पाएंगे। और आने वाले समय में जब मानव के सामने सिर्फ मानव नहीं, एक रोबोट भी सामने खड़ा होगा, और ऐसी कंडीशन में आपकी लाइफ का जो पर्पस है वही आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा प्रेरणा देगा। हर कोई स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो भी मोटिवेशन खोजता है कि सर मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूं, उसका सीधा सा मतलब है उसकी जीवन का उद्देश्य अभी तक तय नहीं हुआ है। जिसको अपना पर्पस पता है वो लाइफ में कभी भी मोटिवेशन नहीं खोजेगा। वो हर दिन उठेगा और अपने काम को उसी तरह से करेगा जैसे हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, हम जो है आराधना करते हैं, तो हम सेम चीजें जो है वो इसी तरह से करेंगे। तो जब आप रोज उठे और रोज अपने कर्तव्य के लिए आपको खुद को ढकेलना ना पड़े, आप समझ जाइएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य आपको मिल चुका है। और जब रोज अपने आप को मोटिवेट करने के लिए डायरी लिखना पड़े, खुद को जो है मोटिवेशन मूवीज में झोंकना पड़े, तो ये भी आप समझ जाइएगा कि अभी आपको आपके जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। और जीवन का उद्देश्य नहीं पता तो सिविल सेवा जॉब नहीं है, सिविल सेवा करियर है। आपको अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी में चेंज लेकर आना है। आपको एजेंट ऑफ चेंज बनना है। आईएएस क्या है? एजेंट ऑफ चेंज होता है, वो परिवर्तन का बिंदु होता है, वो दूसरों की जिंदगियों में चेंज लेकर आता है। तो ऐसी कंडीशन में जो खुद से ही जिसका उद्देश्य क्लियर ना हो, वो आगे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, राइट, ये है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। तो हमारे पास नदियों के दो क्रम होते हैं, ठीक है, और एक बच्ची वो कहां है? एक और भी है ना, बैठो आप, क्लास की टाइमिंग का ध्यान रखो। ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, अब इसमें यूपीएससी ईस्ट और वेस्ट तो किताबों में दिया हुआ है, यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा जरा एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। राइट, कहता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में हमेशा ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो जो स्टूडेंट केवल पढ़ाई करते समय फैक्ट्स रखते हैं वो एग्जाम में लटक जाते हैं। अब ये कह रहा है ईस्ट फ्लो, तो आप जब कोई भी बुक में जाओगे तो आपके पास दो नदियों का क्रम दिया हुआ है, एक ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स और दूसरा वेस्टवर्ड, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। दो तरीके के आपको सिंबल दिए हुए हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल है, इसने एक चीज और जोड़ दी। क्या कह रहा है? उत्तर से दक्षिण, और फिर पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछ रहा है, सीक्वेंस। यानी पढ़ते समय आप कुछ भी याद करके नहीं बोल सकते हैं, यू हैव टू फॉलो सीक्वेंस। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे खतरनाक पॉइंट होता है। यहां तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारी मैपिंग, सारी चीजों की परीक्षा हो जाती है, सारी चीजों की परीक्षा हो जाती है। यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मान लो कह रहा है सुवर्ण रेखा महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार बह गई, लेकिन अगर आपको सुवर्ण रेखा महानदी गोदावरी कावेरी बह गई, राइट, तो अभी जितने लोग ऐसे गाल यहां ठोड़ी पे हाथ रख के मुझे सुन रहे हैं, पहले मैप की तरफ देखें, मैप उठाएं और मैप में देखें कि पूरब की तरफ बहने वाली नदियों का क्रम क्या है, फिर उसके बाद नॉर्थ। अब सवाल यह, देखिए ध्यान से, मैप कैसे पढ़ते हैं, हमेशा मैप पे ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, ऊपर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ। बाएं हाथ करिए, इसके बाद जिधर फेस है वो आपका क्या है? ईस्ट यानी पूरब। ध्यान से देखिए इधर, इसके बाद जिधर आपकी पीठ है वो क्या है? पश्चिम, वेस्ट। और जिधर आपका दाहिना हाथ है, जब आपने बाएं हाथ ऐसे कर लिया नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गया साउथ।
एग्जाम में ये जरूर करिएगा, 2 पेज आपको रफ कॉपी के लिए मिलेंगे, रफ काम करने के लिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। तो कह रहा है नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ टू साउथ का मतलब क्या हुआ, आप भारत के उत्तर से भारत के दक्षिण के क्रम में आएंगे। ठीक है, अब कैसे ये फ्लो बन रहा है, देखिए ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपसे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे पूछा गया कर्क रेखा पे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, लेकिन पूछा पश्चिम से पूरब की तरफ। अगर आपने एक भी जगह उधर 19-20 कर दी, आपका क्वेश्चन गया। आपको नॉलेज है कि कौन कौन से क्षेत्र कर्क रेखा पे हैं, लेकिन अगर आपका सही क्रम नहीं पता, आपका खत्म होगा। हिमालय की पहाड़ियों का जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम बताइए। पहाड़ियां आपको याद है, लेकिन क्रम आपको नहीं याद है, खत्म हो गया मामला। तो आपको क्या करना है, जो नदियां ईस्ट फ्लोइंग हो रही हैं, उनका क्या करना है, आपको क्रम बताना है। यानी आज से एक चीज बड़ा बड़ा लिख लो, चाहे नदी हो, पर्वत हो, माउंटेन, मैदान का हिस्सा हो, कोई भी चीज हो रही है, मुझे क्रम पता होना चाहिए। बाउंड्रीज हो, मुझे क्रम पता होना चाहिए, यानी मुझे कैसे पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है। चाहे नॉर्थ टू साउथ हो, चाहे वेस्ट टू ईस्ट हो, ईस्ट टू वेस्ट हो, मुझे वो क्रम में ही पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रिक्स बनाएंगे। अब बताइए, अगर आप नदियों का क्रम देख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको, कहां से मिल रहा है, सुवर्ण रेखा बताई थी ना। एक एक चीज सीखते जाइए, तभी जो आउटपुट आप अच्छा निकाल पाएंगे। एक एक चीज लर्न करिए। मैप खोल लिया, मैप नहीं है, किसी के साथ बैठिए जिसके पास मैप हो। बिना मैप के मेरी क्लास में मत आइए, कोशिश करिए। हम लोग मैप के लिए अलग से पैसे देते हैं, अलग से, सब चोचलेबाजी है। ठीक है, हम पढ़ते समय ही सीख सकते हैं। चलिए, आपके पास भी नहीं है, हाँ, तो ये डंडा है ना च्यवनप्राश, पुराने स्टूडेंट को ये मिलता है, आपको अभी तक नहीं मिला ना, आने के बाद मिल चुका है ये, तो दोबारा मिलने के बड़े चांसेस हैं। चलिए बैठिए किसी के साथ, तुरंत के तुरंत इसको खत्म करिए। तो एक चीज आप मुझे बताइए, यूपीएससी अगले साल जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन दोबारा तो नहीं पूछेगा, लेकिन वो ये पूछ सकता है कि भारत की में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नहीं, फोकस हियर। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का नॉर्थ टू ईस्ट जो है साउथ क्रम क्या होगा, पूछा जा सकता है। अगर मैं यहां ईस्ट हटाकर वेस्ट कर दूं और यहां ये नदियों का क्रम हटाकर मैं कृष्णा, सॉरी जो है क्या नाम है, तापी, ठीक है, नर्मदा, माही, लूनी, इन नदियों का क्रम रख दूं और आपसे पूछूं कि वेस्ट बहने वाली नॉर्थ टू साउथ की नदियों का क्रम क्या, दोनों निकाल के खत्म करो। चलो नोट्स में डालो, एक तरफ लिखो। अच्छा, ये चारों नदियों की खास बात क्या है, ये जितनी भी क्रम दिया है, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं या ये जो है वो पेरिनियल रिवर्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं या हिमालयी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो क्या मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ईस्ट की तरफ बहने वाली हिमालयी नदियों का क्रम क्या होगा, पूछ सकता हूं। क्वेश्चन आया, अभी आगे पढ़ोगे तो आप दिखाओगे, गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली नदियों का ऊपर से नीचे का क्रम बताइए, नॉर्थ टू साउथ क्रम बताइए। तुम्हें लगता है कि यूपीएससी वाले कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक नदी जब किसी कॉन्फ्लुएंस के साथ मिलेगी तो या तो मैप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानचित्र, मान का मतलब होता है स्केल, चित्र मतलब जो मैं ऑब्जर्व कर सकूं, जिसको मैं देख सकूं। तो उसके लिए क्या होगा, मानचित्र का पहला डिफिनीशन क्या होता है, दिशा, दिशा ज्ञान यानी डायरेक्शन नॉलेज मेरे मानचित्र का पहला। किसी टीचर ने बताया मानचित्र का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा, मानचित्र बनाने की कला को क्या बोलते हैं, 6th क्लास चैप्टर नंबर 4 कार्टोग्राफी। लेकिन मानचित्र का मतलब क्या होता है, मानचित्र का मान का मतलब होता है पैमाना, स्केल, और चित्र का मतलब होता है जिसका हम रिप्रेजेंटेशन कर सकें। तो किसी चीज के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, दिशा की, डायरेक्शन। 6th क्लास की एनसीईआरटी पहला पैराग्राफ क्या लिखा है, डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मैप, लिखा हुआ है। 6ठी क्लास का 4था चैप्टर खोलो, पहले पैराग्राफ में लिखा है, आपका ध्यान नहीं गया। तो दिशा की जानकारी बहुत जरूरी है। तो जो लोग मैप पढ़ना चाहते हैं वो डायरेक्शन के मास्टर बने, डायरेक्शन के मास्टर बने। क्लियर।
डन। तो भाई यहां पर उसने अपने ही नियम को, यूपीएससी बता रहा है मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, तुम एक्चुअली पढ़ गलत तरीके से रहे हो। गलती उस बेचारे की नहीं है। 90% लोग जो फेल होते हैं वो गलत डायरेक्शन में ही पढ़ाई कर रहे होते। तो डायरेक्शन की बात आई है तो अक्सर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, भाई मुझे मौसी घर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मौसी घर चले जाओ। बोले मैं मौसी घर जाना है। बोले आपकी मौसी कहां रहती? बोले नहीं पता किस डायरेक्शन में। अब मौसी का घर है पूरब और मैं निकल जाऊं पश्चिम में, मौसी घर पहुंचूंगा? मैं नहीं पहुंचूंगा ना। आप बिल्कुल वही कर रहे हो। सर मुझे आईएएस बनना है। हाँ बेटा ठीक है, कैसे बनना है? नहीं सर मुझे बस आईएएस बनना है। तो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़े। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां ईस्टवर्ड लिखो, वेस्टवर्ड पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां लिखो, नॉर्थ टू साउथ कर लो। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या पता चल रहा है, ये सारी नदियां कौन सी हैं? पेनिनसुलर रिवर है ना, पेनिनसुलर है। तो मैं हिमालयन नदियों के बारे में बात कर सकता हूं? बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकता? मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता भाई ये गंगा आ रही है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो गंगा में दो तरीके से जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। इसके राइट साइड से कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही हैं और इसके लेफ्ट साइड से। सेम वही क्वेश्चन सिंधु के लिए पूछा गया। अगर आज से नहीं सिर्फ 4 साल पहले का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पलटो तुम्हें दिखाई पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कॉन्फ्लुएंस विद इंडस फ्रॉम द लेफ्ट बैंक। ये क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह सिंधु के बाएं तट से आकर मिलता है? फिर गंगा के दाएं तट से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर यमुना के बाएं तट से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको वो बार बार कहता है कि मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, आप ही है अलग दुनिया में चल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पेनिनसुलर के लिए रख लेते हैं, हिमालय के लिए रख लेते हैं। ठीक है, हम वेस्टवर्ड के लिए कर लेते हैं, हम ईस्टवर्ड के लिए कर लेते हैं। हम डायरेक्शंस पकड़ लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ पकड़ लो, साउथ टू नॉर्थ पकड़ लो, एब्रीवेशंस बना लो इनके। सारी नदियों के शॉर्ट फॉर्म बना लो। हो गया? इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी आगे बढ़ेंगे फिर तुम्हें अभी जो बोला वही क्वेश्चन तुम्हें फिर दिख जाएगा। अभी हमने आगे रिवील नहीं किया है, क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। फिर वो पूछेंगे इसी तरह का क्वेश्चन। मैप किया, स्टिक नोट है, स्टिक नोट लाने के लिए, स्टेपलर लाने के लिए, पेंसिल लाने के लिए बोला था। तो जितने बच्चे मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, एक नियम याद रखें, योद्धा बिना हथियार के कभी भी मैदान में नहीं जाता है। नोटिस किया? दुश्मन पिक्चरें उच्चरें देखी हैं राजपूतों वाली, तो उसमें क्या होता है, जब वो युद्ध पे जाने वाला होता है पहले गाना वाना खूब बजता है, फिर आपने देखा होगा आर्मर्स पहनते हैं, लोहे का पहना है ना, फिर महारानी आती हैं, महारानी एकदम जो है क्या होता है, तलवार से तिलक करते हुए, तिलक के जाओ वीर, और वो पूरा मुकुट उकुट पूरा लोहे लक्कड़ से बंधा हुआ पूरा जो है बांध के जाते हैं। या सीधे ऐसे दुश्मन आया तुरंत जो धोती कुर्ता पहन के निकल जाए, कभी देखा भी योद्धा को? फिर क्या होता है, तलवार वलवार कमर में लटकाई, भाला लटकाया, आर्मर पहना, ढाल लिया, फिर महारानी से आशीर्वाद लिया, प्यार मोहब्बत, फिर निकल गए अपना जो है लड़ाई लड़ने के लिए। होता था कि नहीं होता था? तो सेम चीज है, योद्धा बिना हथियार के नहीं जाता है। सो वेयर इज योर आर्मर? एक छोटा सा स्टेपलर आता है 10 रुपए का, एक पाउच आता है 10 रुपए का, स्टिक नोट्स आते हैं। आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आपकी जिंदगी, आप में से जितने लोग आगे चलकर प्रीलिम्स में दोगे ना, अच्छे स्टूडेंट हो गए ना, तो उनका जो फेलियर होता है वो ऐसे होता है, इन नंबरों से। ऐसे लिखा था 0.84 नहीं हुआ, 0.64 नहीं हुआ, 0.72 नहीं हुआ। उस दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, जिस दिन इन नंबरों से तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। मैं एक नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट में बात कर रहा हूं। कट ऑफ से 0.84 मार्क्स, 0.64 मार्क्स, 0.72 मार्क्स। जब फाइनल रिजल्ट में ये लिख के आता है, ऐसे एक स्माइली सी आती है उदास वाली, ऐसे सॉरी ट्राई अगेन, ये जिंदगी की सबसे भयानक स्माइली होती है। लोग वहीं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रोना शुरू कर देते हैं, फूट फूट के रोते हैं, पागल हो जाते हैं लोग। तो जिस दिन तुम्हारे सामने ये आएगा ना, उस दिन तुम्हें मेरा चेहरा, मेरी बातें याद आएंगी कि एक आदमी लड़ रहा था तूफानों में भी, हमने ही उसका हाथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन ये वाली तुम्हें इमोजी दिखेगी ना,
उस दिन ये तुम्हारे जीवन की सबसे डरावनी इमोजी होगी और संभल नहीं पाते लोग, वहीं पे धराशायी होकर गिर के रोने शुरू कर देते हैं। तो तुमने अभी वो सीन देखा नहीं, तुम्हें तो अभी सब कुछ मुगल गार्डन सा लग रहा है, निकलोगे तो पता चलेगा जिंदगी ताजों का जो है वो कांटों का ताज है, बहुत दिक्कत आने वाली है। चलिए फिर, तो ये वही लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, कहीं एक छोटी सी मिस्टेक इनको मार देती है, कहीं एक छोटी सी मिस्टेक, तब पता चलेगा यूपीएससी की लड़ाई कितनी अंतहीन ताकत की लड़ाई है। तो अभी जो कह रहा हूं कि स्टिक नोट रखो, जो बातें कह रहा हूं लिखो, राइट, इसको जो है स्टेपल करके रखो। मैपिंग इतना डिटेल में कोई सिखाएगा ही नहीं तुम्हें जिस डिटेल में मैं सिखा रहा हूं। अब उसको रिस्पेक्ट करना ना करना तुम्हारा काम है। हो गया हमारा? तो इन नदियों का सीक्वेंस बना लो, ठीक है। आंसर पे जाने की हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अब याद है लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? क्या किया था? शेल गैस, और शेल गैस के साथ मैंने ऑयल एंड फॉसिल फ्यूल के बारे में बात किया था। हमने पूछा हमें ईंधन मिलता कहां कहां से? फॉसिल से मिलता है, गैस से मिलता है। शेल गैस की बात की थी और हमने नेचुरल गैस की बात की थी। आ जाओ फिर हम चलते हैं 1999 के क्वेश्चन में। 1999 का क्वेश्चन कुछ कुछ तुम्हें समझ में आएगा। रावा ऑफशोर ब्लॉक, द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ फॉर ऑयल इज लोकेटेड इन, ठीक है। तो मैप क्या कहता है? स्थान के बारे में बात करता है। यदि अगर मैं एक नोट्स ऐसा बनाऊं जिसमें भारत के मैं फॉसिल फ्यूल्स और उसके ऑयल यानी गैस, इनको अगर मैं लोकेटेड कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। यानी भारत में कहां कहां ऑयल की संभावना है, कोल की संभावना है, गैस की संभावना है, शेल गैस की संभावना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? पूछते रहो मुझसे क्वेश्चन। अभी कृष्णा गोदावरी का क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऑयल कहां कहां मिल रहा है, तो कहां है ये रावा, ठीक है, किस बेसिन में? आ गया ना? लास्ट वाले क्वेश्चन में कौन सा था बेसिन? केजी बेसिन था ना। इस वे में पीवाईक्यू पढ़ लो, तुम्हें कोई दिक्कत। केजी बेसिन में कौन सी जगह है? यही वो जगह है। कौन सी बात है ये बताओ? ऑफशोर किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफशोर? लिखो लिखो उसमें जो मैंने कॉपी बताई है, ऑफशोर किसे कहते हैं? कितने लोगों को नहीं पता कि नोट्स कैसे बनाने हैं? बता दूं नोट्स कैसे बनाने हैं। हम जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे जो भी नए बच्चे ध्यान रखें, सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी। इसके बाद हमारी थीम जो भी है, मान लो हमारी थीम अभी ऑयल या एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। एनर्जी में कौन सी? कन्वेंशनल एनर्जी, परंपरागत। तो हम अभी बात कर रहे हैं ऑयल की, हम बात कर रहे हैं गैस की, हम बात कर रहे हैं शेल गैस की, हम बात कर रहे हैं कोल की। तो ज्योग्राफी में पहला स्कॉलर क्या कहते हैं? ज्योग्राफी मतलब व्हाट, क्या है, वेयर, कहां है। तो सबसे पहले कोल क्या होता है यह पता कर लो। भारत में कोयला कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन ना आए तो बता देना अभी, ठीक है। फिर कहां पाया जाता है? मैप कर लो भारत में कोयला कहां कहां है। तो कोयला कोई छुपा के तो गया नहीं होगा, कोयला एक प्राकृतिक क्रम में बनता है। ये क्या होता है? एक फॉसिलिफेरस और मेटामॉर्फिक प्रोसेस है। तो भैया कहां कहां हुई है? कौन से क्रम की चट्टानों में? गोंडवाना। कहां कहां है गोंडवाना? मैप कर लो उसको, खत्म हो गया बवाल। ऑयल कहां पाया जाएगा? ऑफशोर किसे कहते हैं? ऑयल के लिए कौन सी कंडीशन होती है? क्या कंडीशन होती है? अवसादी चट्टानों में। लेकिन बेस कैसा होना चाहिए? आग्नेय होना चाहिए, नॉन परमिएबल होना चाहिए। जब नीचे की चट्टान आग्नेय हो यानी नॉन पोरस हो और ऊपर की पोरस हो, तो इन दोनों के बीच में जब कोई कार्बनिक पदार्थ जमता है, बनता है, उसमें दबाव पड़ता है, मेटामॉर्फिज्म होता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑयल में, ठीक है। तो ये चीजें हमारे देश में कहां कहां है? वेयर, मैप कर लो। नेचुरल गैस क्या होती है? कहां कहां पाई जा रही है? मैप कर लो। आपको ये नोट्स बनाने हैं, छोटे से छोटे पॉइंट्स में इसको जोड़ते जाओ। लास्ट टाइम हमने किया था शेल गैस कहां पाई जाती है, किया था। होती क्या है, इसका मिक्सचर क्या है, इसका केमिकल मिक्सचर क्या है, किया था हमने। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक दिन में सीख जाओगे, तुम्हें यहां साल 2 साल समय बिताना है, लेकिन सीखना क्या है ये हमें पता होना चाहिए। हम अंतहीन नहीं हो सकते। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अभी पूछ लूं मेसो पढ़ रहे हो, माइक्रो पढ़ रहे हो, या जो है वो मैक्रो पढ़ रहे हो? हाँ, ही कौन सी ज्योग्राफी है? इकोनॉमिक्स पढ़ा थोड़ा, ज्योग्राफी गलत टीचर आदमी है, वो जान सर कुछ नहीं जानते। बताओ ज्योग्राफी मेसो माइक्रो पूछ रहे हैं? हाँ भैया तुम ही तो विद्वान हो।
क्लियर है? इस तरह से नोट्स बनाने, इसको सुपर नोट्स कहते हैं। तो हमने क्या देखा? रावा ऑफशोर ब्लॉक विद ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑयल। तो वाई ग्रेट पोटेंशियल? लिखो, क्वेश्चन लिखो। 360 वाली क्लास भूल गए? 1000 क्वेश्चन निकलवाए थे। यूपीएससी कोई क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाता है ना। तो लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी? सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका माइंडसेट सफलता का होता है। सफलता तुम्हारे घर नहीं जाएगी। सो फर्स्ट क्रिएट योर माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट क्रिएट कर लो कि हमें क्यों पढ़ना है। एक है कोर्स पूरा करने वाले, वो साइड में बैठा करें कि कोर्स पूरा कराओ, हमें जान दो। ठीक है, हम फंस गए भाई। और एक है जिनको सिलेक्शन लेना है हर हालत में। ये माइंडसेट तैयार कर लो, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो भाई सवाल है, वाई ग्रेट पोटेंशियल? आइडेंटिफाई करो। ये क्वेश्चन रॉक्स में आएगा। विच काइंड ऑफ रॉक्स, विच काइंड ऑफ जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट ऑयल? मेंस का क्वेश्चन है भैया मेरे। किस प्रकार की भू आकृतियां खनिज तेलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं? ये मेंस का क्वेश्चन है। सऊदी अरब में तेल क्यों पाया जाता है इतना? हमारे यहां पाया जाता, मजा आ जाता। तो कौन सा रॉक स्ट्रक्चर है? अभी इसको शेयर करा दो। ठीक है, अभी ठीक है, डन है, हो गया। लोकेटेड, लोकेटेड मतलब तुमसे कह रहा है कि जब बाबू तुम क्लास में पढ़ रहे थे तो तुमने टीचर से केवल छपाई की थी या उसको मैप पे देखा था? तो जरा अभी एक होमवर्क उठाओ, चलो। मैप पे भारत के ऑयल रिजर्व्स, भारत के ऑफशोर्स, भारत का गैस मैप कर लो, मैप कर लो। कहां मिलेगा? ऑक्सफोर्ड में नहीं मिलेगा, ऑक्सफोर्ड में नहीं मिलेगा। ये आप जब जाएंगे एनसीईआरटीज में, तो एनसीईआरटी में संसाधन भूगोल करके एक है, पढ़ाया था संसाधन भूगोल। अब मैं तुम्हें आज एक रहस्य की बात बताऊं, ये ऑक्सफोर्ड मैप का काम खत्म हो गया, छोटे बच्चों की है। ध्यान से देखोगे, ये 6 क्लास के लिए है, कभी ध्यान से पढ़ना इसको। ये 6 क्लास के लिए, और तुम लोग मानसिक रूप से तो 6ठी क्लास के बराबर ही हो, शरीर बड़ा हो गया। चलो खैर, फिर भी देखते हैं। तो आपको मैं एक मैप ऐसा बताने जा रहा हूं जिसके बाद ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे टिप पर होंगे। बता दूं? बता दूं? पक्का? ये बच्चों की किताब है जो तुम लोग खोलते हो, इसमें मिलता भी नहीं होगा। ढूंढ रहे होगे कहां ऑफशोर है, कहां खनिज है। बता दूं? पक्का? पढ़ोगे? बताओ कौन सी किताब है? लिखो, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, के सिद्धार्था, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक समय जब यूपीएससी प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन आते थे, चित्र देके पूछ लेता था। हाय, ये किताब जबरदस्त है, ज्योग्राफी थ्रू मैप, भूगोल मानचित्रों के द्वारा। बहुत से राइटर्स ने उसके बाद कॉपी की। ये के सिद्धार्थ की बुक है। मृदुला मैडम हुआ करती थी, वो बहुत बढ़िया जो है उन्होंने उस समय ज्योग्राफी तैयार की थी। के सिद्धार्थ के नाम से बिकती थी क्योंकि वो मेंटर थे, लेकिन इसको तैयार किया था मृदुला मुखर्जी ने, और बहुत ही जानी मानी वो विद्वान थी। मैं पर्सनली उनसे मिला हूं, और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि अब तो शायद बहुत ओल्ड लेडी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत ही विद्वान। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, मैप से मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें। हाँ भाई, ऑनलाइन वाली मुझे नहीं पता, मेरे पास जो एडिशन है उस पर काम। तो इन्होंने ना इतना छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब जो तुम्हें सोच रहे हो, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, एक एक मैप पे एरो बना बना के बता दिया, यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है, यहां वो है। द बेस्ट बुक, बेस्ट बुक। एक समय इसकी तूती बोलती थी, मतलब इसका कोई ऑप्शन ही नहीं था, और जिसने इस बच्चे ने इस बुक को नहीं पढ़ा वो यूपीएससी में आगे जा भी नहीं सकता था। तो मुझे लगता है किसी ने भी तुम्हें बताया नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें छोटे बच्चों की तरह लगेगा। आप जाओगे एक ही जगह रिसोर्स में जाओगे, सब कुछ तुम्हें वहां पका पकाया मिल जाएगा, उसको खा पी के खत्म कर दो। के सिद्धार्था, एक समय ज्योग्राफी में इनका ये लीजेंड बोले जाते थे। राइट?
तो इसके बाद ये जो ऑक्सफोर्ड लेके घूम रहे हो ना, ये तो अभी पिछले 4-5 साल से सोशल मीडिया ने माहौल बना दिया। ये जो पढ़ते नहीं वही वीडियो बना के इसकी डालते हैं। तुम्हें खुद लगता होगा ये सब क्वेश्चन इसमें मिल नहीं रहे हैं, नदी तो इसमें मिल नहीं रही है ढंग से, है ना। खुद को गाली देते हो, ओजांग सर बोल रहे हैं मिल कहां गई, रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये नहीं मिल रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। और इसमें ये है ही नहीं किताब, ये तो छोटे बच्चों की, ये स्कूल में पढ़ाया जाता था। फिर ऑक्सफोर्ड वालों ने पैसा दिया, फिर सोशल मीडिया पे चल गया। तुम चूंकि जो सोशल मीडिया बोलता वो तुम लोग के लिए अच्छा है, तो कुछ 2-4 बकैत जो 4 बार फेल हुए थे वो तुम्हें ज्ञान देके चले गए कि ऑक्सफोर्ड एंड ओरिएंट ब्लैक स्वाइन इज वेरी गुड। ये छोटे बच्चों की किताब है, स्कूल में पढ़ाई जाती है। आप ज्योग्राफी थ्रू मैप ले लेना, जब उस किताब को जाके दुकान पे 5-10 मिनट खड़े होगे, किताब खरीदना मत, जाके पहले यही आगे जाओगे लाइन में, पांडे बुक डिपो है, जब अशोक विहार पहुंचोगे, ठीक है, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, किताब को 15 मिनट खाली खड़े होकर पहले पलट के देख लेना, जाते खरीद मत लेना, और 15 मिनट ध्यान से पहले किताब को पढ़ना, ठीक है। जैसे नाटमो है, नाटमो ने तुम्हें सारी जानकारी दे दी, इन्होंने क्या किया, उसको प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, उसको प्रेजेंट कर दिया। नाटमो के पास जो ये बुक है मेरी नाटमो, ये जो गवर्नमेंट की है, इसने सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। आज की जब मैं वेजिटेशन पढ़ाऊंगा नाटमो में, तो आप पीवाईक्यू खाली खोल के बैठना, कहोगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत इजी वे में प्रेजेंट कर दिया है। जैसे कोई एक जगह ले ली और जगह में जितनी भी चीजें हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको उन्होंने ऐसे ड्रॉ करके सब कुछ समझा दिया और छोटे छोटे फ्रैक्शन में बता दिया। अच्छा, आजकल के बच्चे क्या होता है, पतली किताबें चाहते हैं, इसी चक्कर में वो पतले हुए चले जा रहे हैं, सिलेक्शन विलेक्शन हो नहीं रहा है, नैरो मार्जिन पे खत्म हो गए। तो ये किताब बहुत काम की है, बहुत काम की है तुम्हारे। अरे ये सब पहले बता दे, मैं तो बोल के आया था चैलेंज कर लो, फ्री पढ़ाऊंगा उसके बाद, ठीक है। ये किताब तुम्हें मिल तो जाए, ये सिर्फ एक ही आदमी के पास मिलेगी, वो जो किताबों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। चलो आ जाओ। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आर एट द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर व्हाइल यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। 1919 का क्वेश्चन है, कुछ फिर से वही क्वेश्चन है। देखना जो हमने चार्ट बनाया तो उसके बाहर कुछ जा रहा है क्या, कह रहा है कि दोनों को मैच करा दो। तो पहले मैचिंग के क्वेश्चन खूब आते थे। अच्छा, मैंने कहा था जब कोई नदी होगी तो उस पर कोई ना कोई डैम या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होगा, याद आ रहा है कि इस तरह से पढ़ लो, इसके बाहर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन कहां से आया, देखो कह रहा है कावेरी नदी, इसके ऊपर कौन सा डैम है। तो हर नदी जब बहेगी तो मुझे उसके पानी को कंट्रोल करना है। मानव का जन्म ही कंट्रोल करने के लिए हुआ भाई, ये पूरे संसार को कंट्रोल करना चाहता है हमेशा से। द कंट्रोलिंग नेचर इज द ह्यूमन नेचर। तो भाई साहब वो नदी को बहने देगा, तो ये इसने क्या बना दिया, डैम बना दिया। यहां से वो सिंचाई करेगा, यहां से बिजली बनाएगा, आगे भेजेगा। तो जब अगर नदी होगी तो डैम भी होगा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बस पढ़ते समय में क्या करना है, उसके नाम याद कर लेना, ठीक है, किस नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट है। देखो जो नोट्स सुपर नोट्स बताए थे वही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाहर नहीं जा रहे होगे तुम लोग। एक बार अगर तुमने उस तरह से पढ़ लिया, पूछते रहो जो क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। 100 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, बस खत्म हो गई बात। फिर क्वेश्चन अगला पूछा है, फिर 1997 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है अलमाती डैम इज ऑन द रिवर। इसके ऊपर भी नाम लिखा हुआ है? दिख रहा है? ये भी 1999 का क्वेश्चन है। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। अलमाती डैम इज, किस नदी पर ये डैम है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आराम से काम होता है। आपको बस डैम के नाम याद करने। अच्छा एक और चीज है, अगर साल 2 साल में कोई बहुत चर्चा में आ रही, जैसे नर्मदा डैम, नर्मदा डैम चर्चा में क्यों आया, तो उसके ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। जैसे 3 जॉस डैम चाइना का, जैसे होवर डैम अमेरिका का। भारत में अगर कोई डैम, अभी आपको पता है ना कौन सा डैम भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बन गया है, लिखो क्वेश्चन, किस नदी पे बन रहा है। तो जो चर्चा में है वो पर्चा में है, पर्चा बोले यूपीएससी का पेपर, ठीक है। तो ये बताओ इस समय कौन सा डैम है
जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चर्चा का विषय, वर्ल्ड बैंक के भारत ने भी हाथ में जीत हासिल कर ली है। क्लियर है? बताइए, नर्मदा क्यों विवाद में रही? एक आंदोलन चला ना, मेधा पाटकर जो आईएएस ऑफिसर थी छोड़कर वो समाज सेवी बन गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो आप नहीं लिख रहे हो तो आप परेशान हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेंस में पूछा जा चुका है। तो अगर हाल ही में कोई डैम चर्चा में आया है, जैसे लिखते जाओ, डैम्स के नाम बता रहा हूं। थ्री जॉर्ज डैम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है। हूवर डैम कर्वेचर डैम है। पुरानी टहरी जो किस नदी पर है? पुरानी टहरी डैम किस नदी पर है? किस नदी पर है? इसके बारे में क्लास में कितनी बार पढ़ा चुका हूं। ये पूरा गांव ही डूब गया, पूरी सभ्यता ही डूब चुकी है। पुरानी टहरी डैम किस नदी पर है? लिखो क्वेश्चंस। गंगा पे है ना? गंगा पे। गंगा से पहले इसका नाम क्या है? भागीरथी है उसी पे, लेकिन ये भागीरथी पे बनाया गया। लिखो, भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे डैम्स के नाम बताओ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कश्मीर चर्चा में है। इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि उस पर जैसे ही भारत डैम बनाता है पाकिस्तान भाग के वर्ल्ड बैंक चला जाता है। तो वर्ल्ड बैंक कौन है? वर्ल्ड बैंक, हालत देखो क्या हमारे नेताओं ने कर दी। हमें अपने देश में डैम बनाना है, वर्ल्ड बैंक आर्बिट्रेटर है, थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन है। हम डायरेक्टली उस डैम पे बांध नहीं बना सकते, हमें वर्ल्ड बैंक से पूछना पड़ेगा। ये हालत है हमारी। चलें आगे। Which of the following river thrice forks into two streams and reunites a few miles further on, thus forming the island of Srirangapatnam, Shivamudram and Srirangam? बताओ भाई, कौन सी ऐसी नदी है? कहता है थ्राइस फोक्स इनटू टू स्ट्रीम, दो नदियों को वो क्या करती है? काटती है। चलो बताओ भाई। हाँ, एंड रियूनाइट्स अ फ्यू माइल्स फर्दर ऑन, थस फॉर्मिंग द आइलैंड्स ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी जगह थी श्रीरंगपट्टनम? किसकी राजधानी थी? कौन सा किला था? श्रीरंगपट्टनम का नाम कब आता है? जब टीपू सुल्तान का नाम आता है। क्या हो गया तुम लोगों को? एक संधि है, ट्रीटी है। क्या हो गया भाई? ज्योग्राफी में ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हम हैं? चलो पहला काम करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले बताओ। श्रीरंगपट्टनम कहां है? शिव समुद्रम कहां है? बहुत फेमस नाम है शिव समुद्रम। और श्रीरंगम कहां है? तीन आइलैंड है। क्या कह रहा है? कौन से आइलैंड है? रिवर आइलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन है? माजुली, ह्यूमन हैबिटेबल। मिला? कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभाजित हो जाती? तीन बार फट जाती है वो नदी वहां से, और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। तो मैंने आप लोगों को ब्रेडेड टोपोग्राफी बताई थी। ब्रेडेड टोपोग्राफी बताई थी। जब नदियां बहती हैं, देखो इसको, तो क्या होता है? ये कह रहा है ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? आइलैंड। फिर ये कह रही है कॉन्फ्लुएंस करती हैं, फिर ये मिलती है।
और ऐसा वो कब करती हैं? 3 बार करती हैं। दिस इज नोन एज ब्रेडेड टोपोग्राफी। तो कह रहा है ये कौन सी नदी का फीचर है? अब मैंने बताया था ना, नदी बहेगी तो नदी 3 जगह से होकर गुजरेगी। याद आ रहा है वो चार्ट जो मैंने बनवाया था? उसके बाहर क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने बताया था जब पहाड़ों पे बहेगी, या जब वो मैदानों में बहेगी, या जब वो डेल्टा में जाएगी। तो जब नदी मैदानों से होकर बहती है तो कुछ नदियां विसर्ग बनाती हैं, लेकिन कुछ नदियां ब्रेडेड चैनल्स बनाती हैं। तो ये क्या कह रहा है? 3 आइलैंड बन रहे हैं इसमें, जिसमें श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप, 3 तरह के द्वीप बनते हैं। तो पूछ रही कौन सी नदी है ना मजेदार? तो कौन सी नदी है? अब तुम्हारा ध्यान रहेगा कि भैया किसी तरह से नदी का नाम याद कर लें। यहां पर क्या है? आपने सबसे पहले आइलैंड्स के नाम देखे। अब तुम्हें इन तीनों के फीचर्स निकालने, शिव समुद्रम क्या है, श्रीरंगम क्या है और श्रीरंगपट्टनम क्या है, इनका हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, इनकी इकोलॉजिकल वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर ये रिवर आइलैंड है यानी नदी द्वीप है तो भैया बहुत अच्छा खासा ये क्या होंगे? इकोलॉजिकल सेटअप होंगे, इकोलॉजिकल सेटअप होंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में आप जानते ही हो, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। नहीं जानते? पढ़ो, क्वेश्चन लिखो। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में क्यों महत्वपूर्ण है? टीपू सुल्तान से इसका क्या संबंध है? व्हाई इट इज रिलेटेड टू द टीपू सुल्तान। देखो हमारी स्टूडेंट वर्षा गौतम, 1996 का क्वेश्चन है ये, 1996, राइट। इससे पहले भी ये जो श्रीरंगपट्टनम है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? नदी की ब्रेडेड टोपोग्राफी क्या होती है? ब्रेडेड टोपोग्राफी, कौन कौन सी नदियां ब्रेडेड टोपोग्राफी बनाती हैं? ब्रह्मपुत्रा बनाएगी जब वो नीचे कम ढाल पे रहेगी। कब नदी ब्रेडेड टोपोग्राफी बनाती है? आगे की तैयारी करो ना, इसको रट के क्या मिल जाएगा? हो गया। तो इसका मतलब है जो मैंने कहा था कि नदी अपनी यौवन अवस्था में यानी यंग, मैच्योर और ओल्ड में जो जो फीचर्स बनाती है, अगर मैंने उसको याद कर लिया तो क्या होगा? बहुत हमें फायदे हो जाए। अब एक काम करते हैं, आंसर इज, मान लो फॉर एग्जांपल कावेरी है, ठीक है, कावेरी। अब इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी, मैं इन चारों नदियों के तीनों फीचर्स के बारे में पढ़ लूं। कृष्णा कावेरी निकल रही, कहां से निकल रही है? कहां से निकल रही है? किधर बह रही है? बह रही है तो इसके फीचर्स क्या है? शुरुआती दौर में इसके फीचर क्या है? मैदानों में इसके फीचर क्या है? और कहां जाकर जब मिल रही तब इसके फीचर क्या है? नदी है तो कौन कौन से प्रमुख स्थान है? हो सकता है किसी मंदिर के बारे में या इसके आसपास कोई बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में पूछ ले। नदी बह रही है तो इसमें कौन से बांध हैं, ठीक है, कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं? हो सकता है कावेरी, अभी आगे जाओगे मींस में क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि कावेरी 2 राज्यों के बीच में सबसे बड़े विवाद का कारण है। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, जिसे कहते हैं कावेरी जल विवाद। तो एक बार पूछा है कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए जो ट्राइब्यूनल बनाया गया उसकी पावर्स क्या है? फिर कावेरी जल विवाद का कारण क्या है, किन 2 राज्यों के बीच में है? तो ये क्वेश्चन यहां से फिर आएगा। तो उसमें बताया था नदी है तो कोई ना कोई बवाल होगा, तो बवाल देख लो, क्या किसी सीमा से होकर बहती है? किन 2 राज्यों की सीमा से होकर बहती है ये? और केरला। आई जरा मैप पे देखना, केरला किधर है? ठीक है, कर्नाटक पहले पड़ेगा या केरला पहले पड़ेगा? हाँ, चलो गुड। तो आप इन तीनों जगहों के बारे में पता कर लें क्या है, ठीक है। भगवान रंगनाथ के मंदिर वाले तीर्थ स्थान है तीनों द्वीप, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। दे आर द पिलग्रिमेज, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। तो तीनों नाम याद हो जाएंगे। अब पिलग्रिमेज है, किस भगवान की पूजा होती है? भगवान रंगनाथ। भगवान रंगनाथ किससे जुड़े हुए हैं? तो पूजा तो हवा में नहीं करेंगे। दक्षिण भारत अपने मंदिर वास्तु के लिए जाना जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है।
तो ये बताओ इन मंदिरों का वास्तु क्या होगा, आर्किटेक्चर क्या होगा। चलो लिखो 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 लिखो, चलो 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 चलो। डन। अरे यार थक गए अब तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड? कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा। ओहो बच्चे जैसे क्वेश्चन, ये पहले आया करते थे 2011 से पहले, थोड़े बेबीज टाइप के। ठीक है, अभी लग रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो वेस्टवर्ड हो गया, आ रहा वही आ रहा है, पूरब बहेगा, पश्चिम बहेगा, नॉर्थ बहेगा, साउथ बहेगा। चलो भाई जाने दो, माफ कर दो इसको, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट, हाँ आगे बढ़ते हैं, वो आएंगे दोबारा आएगा। हाँ जी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लेक्स और स्टेट। क्या उस दिन बताया था, झील है तो किस जिले में होगी, कौन से राज्य में होगी, बोला था ना। फिर उसके बाद ये मीठे पानी की होगी या खारे पानी की, वो तुम्हें बता रहे हैं, हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। टेक योर टाइम, इस तरह से पढ़ाई कर लो, बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां 1997 का क्वेश्चन है, कह रहा है एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जो है राज्य है। तो कह रहा है वूलर कहां है, चिल्का कहां है, लोकतक कहां है, नक्की कहां है, बताते जाओ। ठीक है, तो इन झीलों के बारे में यहां पर दिया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल है। अरे इसको देख लो ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो सही होगा। आ जाओ, इसीलिए हम दोनों आर्मर्स लेके चल रहे हैं। टाइम हो गया, जरा उसको प्रिंस को बुलाओ, टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो रही है, बुलाओ उसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखे वो। तो चलो तुम झीलों के नाम तो निकालो, तो लिखो भारत की, और मैंने इसके आगे बताया था झीलों के प्रकार, उसमें पानी का प्रकार। ये 13 क्वेश्चन चेक करो तो ये गलत कैसे हो रहा है, जो मुझे दिया है इसमें, जो टाइप पहला वाला PYQ, जो आगे चेक करो। तो वूलर झील कहां है, ठीक है ढूंढो मैप पे, यही क्वेश्चन करके मान जाओगे। फिर सांभर का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, ठीक है लोकतक आएगा कहां करोगे, बाकी कहां करोगे। तो अभी इसमें तुम्हें क्या करना है, झील है, झील कहते किसको हैं भैया मोरे, रुक जाओ भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले चीज क्या होती, क्या। तो ये बताओ लेक्स कहते किसको हैं, चलो कहते किसको है, लैटिक या लोन्टेक, बोथ। क्यों, झीलों में पानी बहता नहीं है क्या, जब क्रॉस होगी उसके अंदर से रिवर तो उसके अंदर एक स्ट्रीम भी तो आएगा। सारी झीलें जो हैं वो केवल और केवल जो है रुके हुआ पानी थोड़ा ना होता है। व्हाट अबाउट बैक वाटर्स, अब जरा देखते हैं झील कहते हैं किसको। दूसरा, झीलों के प्रकार कितने होते हैं, चलो भाई। तो क्या चिल्का झील वैसी होगी जैसी वूलर होगी, या वूलर वैसी होगी जैसी मानसरोवर होगी, मानसरोवर वैसी होगी जैसी सांबर होगी, सांबर वैसी होगी जो लोनार होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, चिल्का बैकवाटर्स, लगून बोलते हैं। सो लगून क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है भाई, चिल्का किस प्रकार का है, तो सांभर किस प्रकार का है, लोनार ये क्रेटर झील है, ज्वालामुखी के ऊपर बनी हुई है। तो वूलर वो कैसी है, मानसरोवर भाई जब मेरा आइस पिघल कर नीचे आ रहा है तो मुझे पानी मिल रहा है, मेरा स्रोत अलग है। तो झीलों के प्रकार क्या हैं भारत में, झीलों यानी इसकी जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। अब प्रकार में दो प्रकार, एक इसकी जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, हाउ इट फॉर्म्ड। भाई लोनार झील मेरी कैसी है, क्रेटर झील है, दिस इज नोन एज क्रेटर लेक। क्वेश्चन पूछा गया है, बस ऐसे पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन मतलब क्वेश्चन तुम्हारा भाग के नहीं जाएगा। ये बॉम्ब सिखा रहा हूं, बॉम्ब, बस खत्म हो गया मामला। ये तुम खुद कह दो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चन इसके बाद, अभी देखते जाना, तुम्हें पूरी जर्नी में एक भी क्वेश्चन बाहर मिल जाए तो बताना।
ठीक है, तो ये क्रेटर कैसे बनती है? ज्वालामुखी उद्भेदन से। तो कब हुआ था? कल, परसों, या तुम्हारे बर्थडे के दिन जब केक तुम्हारा गिरा था। तो भाई जब ज्वालामुखी उद्भेदन होगा तो जैसे हमने दक्कन कहा था क्रिटेशियस, उसी तरह इसका भी तो टाइम होगा। अब पूछ लेगा मुंह बनाए घूमोगे। कोई चीज जब जियोमॉर्फोलॉजी में बनती है तो उसका टाइम होता है भाई, होता है कि नहीं होता है? फिर वूलर कैसी है, मानसरोवर कैसी है? तो ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ वाटर क्वालिटी। पानी कैसा है? खारा है, मीठा है, फ्रूटी है, थम्सअप है, कैसा है भाई बता दो मुझे। तो इसका जो है वो वाटर क्वालिटी यानी कि जल की गुणवत्ता का आधार क्या है। फिर कहां है? कहां बोले तो दो तरह से कहां होता है। कौन सा स्थान है यानी लोकेशन क्या है, कौन सा राज्य है, कौन सा महत्वपूर्ण। झील है तो इसका कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा ना। झील है तो कोई कैरेक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? इसके आगे आसपास पक्षी आएंगे, विदेशी पक्षी आएंगे, कोई खास यहां पर प्रजाति पाई जाएगी, कुछ यहां पर कोई तैरता वैरता पार्क टाइप का होगा, कुछ ना होगा ना, होगा कि नहीं होगा? यूपीएससी क्वेश्चन पूछता संगाई हिरन कहां पाया जाएगा, यहां पर खास तरह की भारत में सबसे ज्यादा नमक कहां निकाला जाएगा, इसके बीच में कोई पैलेस तो नहीं बना हुआ है। अब उदयपुर पैलेस कहां बना हुआ है? वेयर इज उदयपुर पैलेस? राजस्थान का एक बहुत अच्छा पैलेस झील के बीचों बीच में बनाया गया है। कहां है वो वास्तु? उस तरह किस तरह का वास्तु उसको बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? तो भाई आप क्या यहां पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? इज इट एनी प्रोजेक्ट देयर? बस कर लो, ये नाम याद रखने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो सारी झीलें देखनी है। अब देखो चिल्का किस तरह की झील है, वूलर अलग तरह की झील है, लोकतक। अभी तुम्हें लग रहा है यार झील पूछा है, आगे पूछा गया संगाई हिरन निम्नलिखित में से किस झील में पाया जाता है? लो, उसके ऊपर एक तैरता हुआ घास का क्षेत्र पाया जाता है, लोकतक में पाया जाता है। अब लोकतक कहां है? और वो जो तैरती हुई चीज है उसका एक खास स्टेटस है, उसका एक खास स्टेटस है। मैंने क्या बताया था? या तो नेशनल पार्क होगा, या बायोस्फीयर रिजर्व होगा, या बर्ड सेंचुरी होगी, तीन ही चीज है। तो भाई साहब उसकी बात पकड़ लो। ये सब एक एक मिनट की चीजें हैं लेकिन एक एक साल खाती हैं ये। हाँ जी, ऐसे पढ़ाई हो जाएगी। यूपीएससी खोल के देखो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इनकी जियोमॉर्फोलॉजी पकड़ लो बस। जब टाइप्स देखा तो भारत में गर्म पानी की झीलें नहीं पाई जाती हैं। व्हाट अबाउट नैना देवी झील, नैना झील, नैनी झील, नैनी झील सॉरी, नैना देवी, वहां पे देवी का मंदिर है। जब आप हिमाचल में जाते हो, हाँ ये यहां उत्तराखंड वाली बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां एक झील पाई जाती है नैनी झील। एक और भी है, वहां पर भारत का पहला 5 मेगावाट हाइट, वो क्या नाम है, थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा, थर्मल। तो वहां पे क्या होता है, देवी का चमत्कार मानते हुए लोग ऐसे चावल डालते हैं, पक के निकल आता है, इतना गर्म पानी है। तो वहां पर क्या होगा, जियो थर्मल एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, जियो थर्मल एनर्जी। एग्जाम में पूछा गया भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्लांट कहां लगाया गया है? तो जाओगे वहां तो तुम्हें नैना देवी, नैना देवी नाम है वो, ठीक है, नैना देवी झील। सो 5 मेगावाट का जियो थर्मल प्लांट लगाया जा रहा है वहां पे। जियो थर्मल मतलब पानी के गर्म होने से बिजली पैदा होगी, वो भाप में कन्वर्ट होगी, टरबाइन चलेगी और बिजली पैदा होगी क्लीन एनर्जी के फॉर्म में। तो क्या भारत में गर्म पानी की झीलें नहीं है? क्वेश्चन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। क्या भारत में ग्लेशियल लेक्स हैं जिसका पानी फ्रीजिंग पॉइंट्स पे है? हाउ मेनी ग्लेशियल लेक्स आर इंडिया? क्योंकि इसकी जियोमॉर्फोलॉजी कड़ाही की तरह होती है, ये लटकती हुई जीभ स्टाइल में कहते हैं, उसको बोलते हैं हैंगिंग टंग्स। हाँ जी वर्षा जी, जब ग्लेशियर नीचे चलता है तो लटकती हुई घाटी बनाता है ना, बनाता है कि नहीं बनाता है? भारत में कौन सी झीलें ग्लेशियल झील्स हैं? मतलब पानी जमा भी है, बह भी रहा है, दोनों है। उसने ब्रिटानिया 50-50 खा लिया था। हाँ जी, तो क्या
मीठा पानी, खारा पानी, बस यही झील है। गर्म पानी और ठंडा पानी नहीं हो सकता है भाई। भारत बहुत अद्भुत है। सो लिखो ग्लेशियल लेक्स, आइडेंटिफाई द ग्लेशियल लेक्स, जिसका पानी जमा भी है और तरल भी है। बड़ी खास झील है भारत की। डन। कितने क्वेश्चन हुए? कुछ लोगों को बड़ा भारी लग रहा होगा, बट दिमाग लगा लोगे तो एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाओगे। बाकी अगर कोई 5 साल की परियोजना बना के आया तो उसकी मैं कोई मदद, उसकी मदद कर भगवान ही कर लेंगे। 3 साल दिल्ली घूमेंगे, रिलेशनशिप में रहेंगे, जब दिल टूटेगा 4थे साल से तैयारी शुरू करेंगे, उनका अलग सीन है। मेरा मानना है जल्दी आईएएस बनो, प्रशासन में पहुंचो, बुढ़ापे तक कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओ। तुम्हारा चक्कर है बुढ़ापे तक आईएएस बन जाओ, हमारा चक्कर है बुढ़ापे तक कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओ। तो इसीलिए मैंने कहा इफ योर माइंड सेट इज रेडी फॉर अस, हम सिलेक्शन करा ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे जर्नी में जितने क्वेश्चन लगाओगे एक भी इसके बाहर नहीं जाएगा। लेक्स में इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएंगे। उन्होंने 4 ही कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे हैं आज तक, आइदर ग्लेशियल लेक्स, जियोथर्मल लेक्स, सॉल्ट लेक्स और फ्रेश वाटर लेक्स। लेक्स की जियोमॉर्फोलॉजी पूछी है, सामने तुम्हें दिखा रहा जगह पूछ ली है, या तो स्थान पूछेगा, जिला पूछ लेगा, या राज्य पूछ लेगा। इसके बाद कोई खास विशेषता यहां की, उसके बारे में पूछ लेगा। अच्छा, झील है तो ऊंचाई भी होगी, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई भी होगी, क्योंकि लवणता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाइट। अब लेक वॉन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक वॉन? हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। एक है डेड सी, इजराइल, एक है लेक वॉन। अब लेक वॉन में क्वेश्चन मेंस में क्या पूछा? लेक वॉन कहां है? प्रीलिम्स में पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सैलिनिटी, लेकिन लेक वॉन में सैलिनिटी क्यों ज्यादा है? ये समुद्र तल से नीचे है, यानी ओशीन से भी नीचे है ये, राइट? तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली। बस ये बेसिक चीजें पूछता है। हम कहते हैं कि हमें नहीं पता यूपीएससी कहां से पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है, वो हमसे कह रहा है कि जब किसी चीज को पढ़ो, ये क्या तरीका बता रहा हूं, इसको बोलते हैं समग्र अध्ययन। यूपीएससी समग्र अध्ययन है, 360 डिग्री समग्रता है। समग्रता मतलब इंक्लूसिवनेस। तो वो कहता है कि जो स्टूडेंट, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। लास्ट में अपनी बात को रैप अप करते जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग एक बड़ी शानदार जर्नी में है। समग्रता किसे कहते हैं? 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी कहता है, एक रटने वाले और एक समझ वाले। फर्क कैसे पता करेंगे? रटने वाले, अगर एनसीईआरटी का पहला पन्ना उठा के देखोगे, प्राथक्कन पे लिखा हुआ है प्रीफेस पे कि एनसीईआरटी का नया एजुकेशन फ्रेमवर्क रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। ये लिखा हुआ, आप जाके साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं। और उसमें नीचे एक लाइन लिखी है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट समग्र अध्ययन की तरफ आगे बढ़े और अपने आसपास के परिवेश से सीखने की प्रवृत्ति को विकसित करे। एक तीसरी लाइन लिखी हुई है कि स्कूल और व्यवहारिक जीवन में जो अंतर है, हमारी जो एनसीईआरटी की किताबें इसको पाटने की कोशिश करती हैं। जिसको तुम नहीं पढ़ते हो वही सबसे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो पहले से ही तुम्हें बता रहा है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच का अंतर कैसे होगा? रटने वाले स्टूडेंट की एक बड़ी खास बात होती है। एक तो पहली बात, पहला नेचर उसका, वो बड़ी जल्दी में रहता है। ठीक, इसको मैं पैराशूट स्टूडेंट कहता हूं। अभी कूदे हैं, अभी तुरंत आईएएस बन के निकल जाएं, बड़ी जल्दी में रहता। दूसरा, वो इंफॉर्मेशन को क्रैकडाउन, मतलब वो बहुत छोटे छोटे चंक्स में उसको पढ़ता है, ठीक है, और उसको लगता है कि इसको हम बहुत जल्दी रट लेंगे। तो वो किसी चीज को समझने की प्रवृत्ति का विरोध करके उसको लगता है कि आई हैव वेरी गुड मेमोरी, या रट लेते हैं, बस इस पे वो अपना काम करता है। ठीक है, वो पीसेस को अंडरस्टैंडिंग में नहीं लेके जाता, बस उसको कोई मतलब नहीं होता। अरे जल्दी जल्दी बताओ, करंट अफेयर्स क्या है, कौन प्रधानमंत्री कहां है, अच्छा गए, चले गए, अच्छा ना, कौन सी जहाज से गए, किसका नाम था, किस देश का नाम था, क्या मुद्रा थी, यस सर मैंने पूरा कर लिया, हो गया काम। ठीक है, कौन कौन से समझौते, श्रीलंका में खत्म, सर
मैं एग्जिट दे दो, न्यूज़पेपर से हमारा टाइम नहीं इतना पढ़ने का, कौन 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर लगाएगा। तो ये वही वाला स्टूडेंट होता है। सिलेबस कब तक पूरा करेंगे, सिलेबस बताइए, सिलेबस 50 घंटे, अरे उस कोचिंग में 40 घंटे में ज्योग्राफी खत्म। हाँ भाई साहब बिल्कुल खत्म है। तो ये वो वाला स्टूडेंट, उसको आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये क्या होता है, ये समग्र अध्ययन इसका जो है सेगमेंट होता है। समग्र का मतलब होता है जहां से चीज शुरू हो रही है और कहां जाकर चीज खत्म हो रही है और उसको कहां वापस अपने पॉइंट पे लेकर आए, समग्रता के साथ। यानी ये चीजों की प्रक्रिया पर फोकस करता है, प्रोसेस पे, प्रक्रिया, चीजें कैसे हो रही हैं। इसको अक्रिया प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं, बक हमें दो, हम मुंह में जल्दी से ताबीज बांध दो, गोली दे दो, जो करना है वो करो, मुझे बस जल्दी से जल्दी आईएएस बनना है। हालांकि सबसे लेट में यही बनता है, ठीक है, अगर बच गया तो। अदरवाइज जो समग्रता यानी जो प्रोसेस पे, यानी ये चीज कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूं, अगर मुझे ये पता चल जाए मेरे देश की आंतरिक जरूरतें क्या हैं, इस समय मुझे इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों की आवश्यकता है, मुझे फंड चाहिए, मुझे इस समय डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बचना भी है, कौन कौन से ऐसे मेरे उद्योग हैं जो आगे लेके जा सकते हैं, क्या मैं सिर्फ चीजें आयात करूंगा या मैं बेच भी सकता हूं, मैं क्या दुनिया को बेच सकता हूं, मैं चाइना के बराबर रोबोटिक्स नहीं ला सकता, चाइना के बराबर बैटरीज क्रिएट नहीं कर सकता, चाइना के बराबर ईवीज लेके नहीं आ सकता, सेमीकंडक्टर आज बनाना शुरू कर रहे हैं हम यार, 15 साल बाद तो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा, तो हम चाइना से टक्कर नहीं, हम क्या कर सकते हैं, भारत अपने पावर पे फोकस कर सकता है। जैसे सुबह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ाई, जैसे और भी छोटी छोटी चीजें, हैंडीक्राफ्ट हो गया, तो मेरे पास ये मेरी पावर है। अब मैं क्या करूंगा, एज अ फॉरेन मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, आई विल मूव टू द कंट्रीज जहां पर मेरा बाजार हो सकता है। तो मुझे दो चीजें चाहिए कि भाई देखो मेरी कंट्री में मुझे फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग के लिए मैं ऐसे देशों के पास जाऊंगा जिससे मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं या जो मुझे फंड दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मैं ऐसी जगहों पे जाऊंगा, मान लीजिए आप अफ्रीका हैं, तो मैं जाऊंगा और मेरा सामान आपके यहां बिक सकता है, तो मैं आपसे दोस्ती बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा। तो आप ये पढ़ें कि नहीं, भारत और अफ्रीका ने आपस में हाथ मिला लिए, G20 में भारत ने अफ्रीका को गले लगा लिया। भाई साहब मोदी जी का सीना नहीं 56 इंची है, इससे कोई लेना देना नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं चिले के साथ क्यों जा रहा हूं। अभी भारत 50 कंट्रीज के साथ FTA साइन कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो और उसमें सबसे बड़ी बात यूरोपियन यूनियन, और सबसे मजेदार बात है 75 सालों में हमने जिस साउथ अमेरिका को अनटच रखा था, चिले, पेरू, अर्जेंटीना, ये सब हमारे साथ FTA साइन करने आ रहे हैं। सो हम FTA क्यों साइन कर रहे हैं इन देशों के साथ, और ये देश हमारे साथ क्यों साइन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है, एक बैठा है पगला और दूसरा बैठा है वो दुगला, ठीक है, दोनों ऐसे ही ऐसे, वो पता नहीं क्या कर दे, किसको ऐसी तैसी कर दे, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस समय सबसे शांत देश कौन सा है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जहां पर सरकार स्थिर है, पॉलिसी क्लियर है, जहां वो जो है वो गवर्नमेंट जो है बिजनेस करने के मूड में है। तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, आपके साथ साइन करूंगा। इसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कि कारण है और प्रभाव है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो अगर मेरे पास ये प्रोसेस समझ में आ गई, मुझे पता होगा मैं वहां क्यों जाऊंगा, मैं वहां क्या काम करूंगा, मैं कौन से देश ढूंढ रहा हूं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। लेकिन नहीं, यहां पर क्या होगा, फैक्ट्स पे बहुत फोकस किया जाता है। रट लो, मारो गोली, क्या होगा देख, ठीक है, मोदी जो कर रहे हैं किए वो जा रहे हैं, बाहर हम रहे हैं, ठीक है, रोज कहीं ना कहीं चले जाते हैं, अभी पिछला याद नहीं हुआ, अगला पहुंच गई है। और ये स्टूडेंट फैक्ट से ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट पे फोकस करता है। तो ये अंतर होता है। तो जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं वो समग्रता करा रहा हूं, कि आप एक समग्र वे में देखो कि तुम्हारा 2026 में एग्जाम देना, 25 में तुम्हारी झील बदल नहीं जाएगी। ये 1991 में झील यही थी, वो तुमसे कह रही कि बाबू तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, कि हम झीलें कई तरह की होती हैं, हमारा जो है स्ट्रक्चर कई तरह का होता है। नदी तुम्हारी थोड़े ना अलग हो जाएगी, तुम जो धोखा दुहाए मेरे साथी वाली कठिन नदी क्यों पूछी, नहीं, तुम नदी नहीं पढ़ पा रहे हो, नदी का व्यवहार का, नदी कहां से निकल रही, कहां जा रही है, क्या बना रही है, क्यों बना रही है, कौन कौन डैम बनाया, क्या हो रहा है उसके साथ, ये तुम्हारी गलती है, उसको कहां तुम सजा दे रहे हो भाई। चलें फिर आज के लिए इतना।